अब देखो एटलीस्ट फॉर स्कूल सिलेबस फंक्शंस की थ्योरी जो हमने लास्ट क्लास तक करी वो कंप्लीटेड है, हम कर चुके हैं। तो अब आज वाली क्लास में क्या करेंगे कि बस मिक्स क्वेश्चंस करते हैं फेस। तो रेडी हो जाओ पूरी तरह, हर क्वेश्चन में जो आज वाली क्लास में आए उसको सोचना कि टेस्ट है। देखो गड़बड़ हम क्या करते हैं कि हम लोग सोल्यूशन पे बहुत तेज़ भागने की करते हैं, तो वो मत करना। हर क्वेश्चन पे अपने आप टाइम स्पेंड करो, सोचो कि कहाँ पे और कैसे ब्लॉक करा। तो जो हम ये टाइम स्पेंड करते हैं अपने आप सोचने में ना, बस वही इंप्रूवमेंट है। थ्योरी कुछ नहीं होती। फंक्शंस क्या टॉपिक है, बेकार सा टॉपिक है, इजी सी बातें हमने कर ली डिस्कस। रिलेशंस करा वो इजी था, फंक्शंस अब कर रहे हैं वो भी इजी है। हर बात को बस केवल सोच पाने के लिए अपने आप को पुश करना, दैट इज़ द राइट काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो चलो आज वाली क्लास से शुरू हो जाते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो एक्चुअली था बहुत सिंपल, पर टर्म देखने में हमें लगता है कि हमें कंफ्यूज करा गया। y गिवन है 2 की पावर x इंटू एक्स माइनस 1। वैसे अगर एक बात सोचो तो ये इजीली प्रूव हो जाता कि ये जो फंक्शन है वो इन्वर्टेबल भी है। वैसे उन्होंने कहा नहीं है प्रूव करने को, पर जस्ट टू शो यू 2 की पावर में जो टर्म है वो क्या है, क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। केवल पावर को देखो तो 2 की पावर x अगर होता है, 2 की पावर कोई नंबर अगर हो, तो अगर वो पावर को बढ़ाते जाओ तो हमें क्लैरिटी है कि 2 की पावर उसका टर्म का आंसर बढ़ता जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को सोचो, केवल इस पावर को सोचो, जो कि हमें अंदर अंदर क्लैरिटी है कि ये क्वाड्रेटिक कर्व है। अगर हम क्वाड्रेटिक कर्व है, इसका वर्टेक्स कहाँ पे आता है, -b/2 है 1/2 के ऊपर। तो इसकी 1/2 पे जो वैल्यू आती है, या x को 1 डाले जाने पे जो वैल्यू, ये 1/2 है। 1/2 के बाद कहीं आगे 1 आता है। तो क्या हमें विजिबल है कि जब x को 1 से बढ़ा लोगे, तो उसके आगे जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का जो ग्राफ है वो केवल इंक्रीजिंग है। x को जब 1 से बढ़ा लोगे तो ये वाली टर्म जो है वो केवल बढ़ती जा रही है। और कोई टर्म अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग हो और कॉन्टिन्यूस हो तो हमें पता होता है कि वो 1 है, और बड़ी इजीली ये प्रूव हो जाता। अगर ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में करते तो अगर प्रूव करना होता तो हम प्रूव भी कर लेते ऑब्जेक्टिव। ऐसे बोलना, ऐसे सोचना आना चाहिए। अब देखो उन्होंने यहाँ पे हमें प्रूव करने को नहीं कहा, पर चलो अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि y दिया होता है इन टर्म्स ऑफ x, हम x निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो कैसे निकालें x इन टर्म्स ऑफ y, यहाँ पे हमें log लेना पड़ा। तो log 2 बेस पे y, देखो अगर a की पावर m अगर n होता है तो log a बेस पे n जो है वो m बन जाता है। ये log का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये हम लोगों को पता है। 2 की पावर 3 अगर 8 है तो log 2 बेस पे 8 बराबर होता है 3 के। तो हमने यहाँ पे log ले लिया, सिंपली log 2 बेस पे y बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के। अब रिकॉल करो कि ये सिंपल बन गई क्वाड्रेटिक, वहां से x निकाल लो। y इन टर्म्स ऑफ x था, x निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, और वो इजी है। x कितना आ गया, -b, सिंपली वो आ गया 1, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, वो आ गया 1 प्लस 4 log 2 बेस पे y होल डिवाइडेड बाई 2 है, ये बना। अब यहाँ पे 1 प्लस और 1 माइनस आया, तो अब ये इसको डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं कि वापस यहाँ जाते हैं, देखते हैं कि x कैसा है। देखो एक पार्ट क्या बना, हाफ प्लस समथिंग, एंड नेक्स्ट पार्ट इज हाफ माइनस समथिंग। जो समथिंग है वो कैसा है, स्क्वायर रूट, तो वो पॉजिटिव होगा। तो हमें क्लियरिटी है कि हमें हाफ प्लस वाला, 1 प्लस वाला केस लेना चाहिए था इस केस में, डिपेंडिंग अपॉन द डोमेन ऑफ x। अब कुछ नहीं, अब x का नाम y रख लो, y का नाम x रख लो, तो y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x आ गया 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 log 2 बेस पे x/2। ये है अपना कंप्लीट आंसर। ऑब्जेक्टिव में आए, सब्जेक्टिव में आए, कहीं मर्जी आए, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम इसको राइट तरीके से समझ पाएँ और बोल पाएँ, और बहुत सिंपल है। वैसे एक बात क्लियरली नोटिस करो कि एफ इनवर्स, किसी कोई फंक्शन f है, उसका इन्वर्स अगर मान लो f इनवर्स है, तो f इनवर्स का कोई बोले कि इन्वर्स निकालो। एक फंक्शन है, उसकी रिवर्स मशीन है f इनवर्स, उस रिवर्स मशीन की फिर से अगर रिवर्स मशीन निकालोगे तो क्या बनेगी, हमें बिल्कुल कॉमन सेंस से समझ में आता है कि वो फिर से f बन जाएगी। एक फंक्शन f का इन्वर्स फंक्शन f इनवर्स है, तो f इनवर्स का इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, f, क्योंकि एग्जैक्टली उल्टा काम करने वाला फंक्शन होगा। तो ये बात बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर लास्ट क्लास में हमने सुनी नहीं थी, इसलिए इसको ध्यान में रखना। बिल्कुल इसको चाहे अपनी कॉपी में लिख लो साथ में कि आई रिमेंबर दिस पॉइंट दैट f इनवर्स का इन्वर्स इज f। और क्यों ऐसा, बिल्कुल ऑब्वियस रीजन, जो हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई वैसे ही। अब ये नेक्स्ट करो।
अब देखो इस क्वेश्चन को देने का रीज़न भी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको याद रखना। डायरेक्टली हमें फॉर बोर्ड्स एक्चुअली इतने पॉइंट्स पे कंफ्यूज नहीं करते, पर हमें अल्टीमेटली बाद में ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स भी देने हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना है वो अकेला आईआईटी है, कोई भी एग्ज़ाम देना है। हम अभी फंक्शंस एज अ टॉपिक समझ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि जी ऑफ एफ का जो इन्वर्स होगा दैट वुड बी एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स। अब देखो इस और ऐसे ही एफ ओ जी का जो इन्वर्स होगा दैट वुड बी जी इन्वर्स ओ एफ इन्वर्स। अब देखो ये बात सुनने में ऐसे लगता है कि कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात करी गई, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसे सोचो कि ये अगर एक नया जी ऑफ एफ एक्स जब बनाओगे तो एक नया फंक्शन बनेगा। एफ इन्वर्स एक्स का नाम अगर सोचो, अगर एफ इन्वर्स एक्स का नाम मान लो मैं रख दूं एच एक्स, और जी इन्वर्स एक्स का नाम अगर मान लो मैं रख दूं मान लो के एक्स, तो क्या हमें दिखता है कि ये एच ऑफ के एक्स बनाया गया, ये एच ऑफ के एक्स बनाया गया, एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, तो एच ऑफ के एक्स, ये है कहानी। तो अब हमने दिखाना है कि ये दोनों एक्चुअली सेम होंगे। जी ओ एफ का इन्वर्स, जी ओ एफ का इन्वर्स फंक्शन, तो हम लोग सिंपली जी ऑफ एफ एक्स का हम लोग इन्वर्स फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। हम लोग जी ऑफ एफ एक्स का इन्वर्स फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि वो सेम आंसर आएगा। तो अब इसको ज़रा इंप्लीमेंट करते हैं। पहले जी ऑफ एफ एक्स का इन्वर्स फंक्शन बनाते हैं। मान लो कि इसका जो इन्वर्स फंक्शन है, जी ऑफ एफ एक्स का जो इन्वर्स फंक्शन है, उसका नाम अगर मान लो एम एक्स है। बिल्कुल जी ऑफ एफ एक्स का जो इन्वर्स फंक्शन है वो अगर मान लो कि एम एक्स है। तो अब देखो जब शुरू में, और इसको बिल्कुल इंप्लीमेंट करते हैं फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। जब हम लोगों ने जी ऑफ एफ एक्स देखा, शुरू में जब एक्स 1 है, एफ का डोमेन क्या है 1 2 3, और उसकी रेंज कितनी आ रही है ए बी सी। F1 कितना गिवन है A, तो जब हम लोगों ने इस मशीन में 1 डाला तो F1 क्या बना A, G ऑफ A कितना है, G ऑफ A हमें गिवन है कि एप्पल है। तो सिंपली हमने जब यहाँ पे X को डाला 1 तो G ऑफ A का आंसर क्या आया, आंसर क्या निकला एप्पल। तो हम लोग जब इसका इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे तो हमें समझ में आता है कि उसमें एप्पल डालोगे तो 1 निकलेगा, बिल्कुल इन्वर्स फंक्शन है। जब जो G ऑफ एफ एक्स फंक्शन है उसमें जब हमने x को 1 डाला तो बाहर क्या निकला एप्पल। तो जो उसका इन्वर्स फंक्शन होगा वो इसी का रिवर्स काम करेगा, मतलब इन्वर्स फंक्शन में अगर एप्पल डालेंगे तो बाहर 1 निकलेगा, सिंपल सी बात। अब ऐसे ही सोचो जब हमने इस मशीन में 2 डाला, अब तेज करते हैं, जब हमने इस मशीन में 2 डाला तो एफ ऑफ 2 क्या बना, एफ ऑफ 2 हमें गिवन है कि दैट इज बी। जी के अंदर क्या गया बी, और जी ऑफ बी कितना है बॉल। तो जब हम लोग इस मशीन में सिंपली इस मशीन में जब हम 2 डालते हैं तो बाहर बॉल निकलती है। तो इसके रिवर्स मशीन में जब बॉल डालेंगे तो बाहर 2 निकलेगा, रिवर्स मशीन है। ऐसे तीसरा केस, जब हम लोग इस मशीन में तीसरी चीज़ बस जो बनी वही होगा, जब हमने इसमें कैट डाला तो बाहर इस मशीन से निकला 3। ये हमने इन्वर्स वाला फंक्शन डिफाइन कर लिया, हमने एफ एक्स एम एक्स फंक्शन बनाया विच इज़ द इन्वर्स ऑफ दिस। इस एम एक्स फंक्शन का डोमेन क्या है, एप्पल, बॉल और कैट। इस मशीन में जा क्या रहा है, एप्पल जा रहा है, बॉल जा रहा है, कैट जा रहा है, और बाहर आंसर क्या आ रहा है 1 2 3। अब ये क्रिएट करते हैं। अब ये क्या है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो अब एफ इनवर्स एक्स क्या है, एच एक्स। एफ इनवर्स एक्स जरा बनाते हैं। अब देखो इस एफ इनवर्स एक्स एच ऑफ के एक्स, इसमें जो के एक्स है दैट इज जी इनवर्स एक्स। तो अब इसको नोटिस करो, केवल नोटिस करो, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। जी इनवर्स एक्स इज के एक्स। जी एक्स जो मशीन है उसमें जब हमने ए डाला तो एप्पल निकला, जब बी डाला तो बॉल निकली, जब सी डाला तो कैट निकला। तो जी इनवर्स एक्स में हम लोग, अब जो ये वाली मशीन है वो जी एक्स की रिवर्स मशीन है। इस मशीन में हम लोग जो इसका जी का रॉ मटेरियल था वो इसका जो जी का जो रेंज थी वो जी इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। तो इस मशीन में पहले एप्पल जाएगा जी इनवर्स में। जब जी वाली मशीन में ए डाला था तो एप्पल निकला था, जी इनवर्स वाली मशीन में एप्पल डालेंगे तो ए निकलेगा। तो क्या हमें दिखता है कि जी इनवर्स ऑफ एप्पल वुड बी ए। मतलब जब हम यहाँ पे x को जब के ऑफ x क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम लोग जब इस मशीन में के एक्स के अंदर जब डालेंगे तो x क्या जाएगा, एक बार जाएगा एप्पल, एक बार जाएगा बॉल और एक बार जाएगा कैट। देखो कोई हमें ये प्रूव करने को नहीं कहेगा, पर केवल इस बात को बना पाना अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि हमने कुछ रटा नहीं, हमें समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जी इनवर्स वाली मशीन में देखो रॉ मटेरियल क्या जाएगा, एक बार एप्पल। तो जब इसमें एप्पल जाएगा तो बाहर क्या निकलेगा जी इनवर्स से,
उससे निकलेगा बाहर ए। तो के ऑफ एप्पल इज ए, इस मशीन के अंदर क्या आ गया ए। तो अब एफ इनवर्स वाली मशीन के अंदर ए गया, एफ एक्स के अंदर हमें क्लैरिटी है, एफ वाली मशीन के अंदर ए गया। एफ के अंदर 1 डाले जाने पे ए आता था, तो एफ इनवर्स के अंदर ए डाले जाने पे क्या आएगा 1। एफ के अंदर 1 डाले जाने पे ए आता था, तो एफ इनवर्स के अंदर ए डाले जाने पे क्या आएगा 1। तो जब हमने इस मशीन में अब ये ए डाला, देखो के ऑफ एप्पल क्या है ए, तो एच ऑफ ए मतलब एफ इनवर्स ए एंड दैट इज व्हाट 1। तो मैं दिखा कि इस वाली मशीन में एप्पल डाले जाने पे आंसर कितना आया 1। ऐसे ही अगली बार आया 2 और अगली बार आया 3। तो हमें दिखा कि दोनों फंक्शंस एग्जैक्टली सेम डोमेन है दोनों फंक्शंस का और सेम आंसर आ रहा है। तो इसलिए ये फंक्शन mx और ये फंक्शन h ऑफ kx सेम है। वही हमें कहा गया था कि प्रूव करो। और बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी ये कैसे यूज हो जाए वी नेवर नो, पर हमें कहीं ना कहीं अंदर ये पता होना चाहिए कि एफ ओ जी का इन्वर्स इज एफ इन्वर्स, सिंपली जी ऑफ का इन्वर्स इज एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स। बिल्कुल बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, पर हमें पता होनी चाहिए। डायरेक्टली हमें हो सकता है कि इसकी एप्लीकेशन वो कभी भी ना करवाएं, एटलीस्ट फॉर बोर्ड्स, पर हमें तब भी पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट करो। बिल्कुल सेम अंडरस्टैंडिंग थी और अभी हमने करा सेम तरह का क्वेश्चन। वाई गिवन था इन टर्म्स ऑफ एक्स, हमें उन्होंने नहीं कहा कि इफ दिस इज, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रूव करो कि इन्वर्टेबल है। अगर वो कहते तो हम वो भी कर सकते थे, पर चलो इस क्वेश्चन में नहीं कहा। वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स है, एक्स इन टर्म्स ऑफ हम वाई निकालते। कैसे निकालते? अब 10 की पावर माइनस एक्स को 1/10 की पावर एक्स पढ़ सकते हैं, एलसीएम लिया तो हम यहाँ तक ले आए, इस क्वेश्चन को यहाँ तक ले आए। तो अब यहाँ तक लाने के बाद अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है इस फंक्शन में सिंपली y इन टर्म्स ऑफ x है, x इन टर्म्स ऑफ y बना दें। तो एक्चुअली तो हम यहाँ पे 1 ऑन 2 भी इजीली प्रूव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये करना पड़ जाता तो वैसे ये बिल्कुल नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर पूछें तो ये करके देखो अपनी कॉपी में ना, पॉज करके ये प्रूव भी करके देखो कि इवन इफ यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ 1 फंक्शन वी कैन ईजिली डू इट। क्या करो, एफ ऑफ 1 लो, वैसे 10 की पावर 2x1 माइनस 1/10 की पावर 2x1 प्लस 1 बन जाएगा। उसको एफ ऑफ x2 के साथ इक्वेट कर दो और अप्लाई कर दो कंपोनेंट डिविडेंड। तो 10 की पावर 2x1 बराबर आ जाएगा 10 की पावर 2x2 के। वहाँ से सिंपली आ गया कि x1 इक्वल टू x2। तो ये 1 तो है। अब ऑन टू के लिए हमें इसकी रेंज निकालनी है और इसका कोडोमेन निकालना है, वो भी इन्वर्स निकालने के प्रोसेस में हो जाएगा साथ साथ। y इन टर्म्स ऑफ x है, मुझे x निकालना इन टर्म्स ऑफ y, तो मुझे डायरेक्टली क्लिक करता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई ना करो, कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करो। अब देखो इस केस में दिखता है कि डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अगर करूँ, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, तो दिस वुड गिव अस डायरेक्टली 2 टाइम्स ऑफ 10 की पावर 2x, और डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर वो आ गया 2। वही इस तरफ भी करा, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, तो 10 की पावर 2x आ गया ये। अब अगर तो मुझे इस फंक्शन की रेंज निकालनी होती, तो मैं बोलता कि 10 की पावर 2x इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका आंसर हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव। मतलब इसको भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई को हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब y प्लस 1, इसको ऊपर ले जाओ, y माइनस 1, उसको लेस देन 0 होना चाहिए। फिर जब मेथड से आ जाएगा कि y माइनस 1 से 1 के बीच में। तो ये इसकी रेंज है और एक्चुअली यही इसका कोडोमेन है। तो इसलिए ये फंक्शन 1 ऑन 2 था, पर कोई कहेगा नहीं प्रूव करने को, पर हमें आना चाहिए। ये बनाया, अब हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो 2x आ गया लॉग 10 बेस पे 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो x आ गया सिंपली इसका हाफ, तो उसका नाम रख लिया हमने, x का नाम रख लिया y का नाम रख लिया x, तो इसका इन्वर्स फंक्शन बन गया ये अपना कंप्लीट फाइनल आंसर है, हाफ पी इसके बाहर, ये आंसर है। तो पूरी इतनी सिंपल कहानी है, जो मर्जी क्वेश्चन वो दें, हमें करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको पढ़ने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जब एक बार वो बन गया तो क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं। अब नेक्स्ट करो। अब देखो कहा क्या गया कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे ए से बी। तो जैसे ही कभी ऐसे की लैंग्वेज आए तो याद रखना कि वो क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। अब इसमें भी याद रखना, गलती करते हैं बच्चे आईआईटी में जो एग्जामिनर हैं, उनको क्या नहीं पता कि बच्चे रट के फॉर्मूले रट के एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन वो बनाते हैं पूरा 1 साल लग के, वो ऐसे का होता है जो कि ऐसे जड़ से कंसेप्ट को पकड़ता है कि जिसने रटा भी हो उससे भी ना हो पाए। किससे हो पाता है? जिसको एक्चुअली क्लैरिटी हो जाती है। तो अब
हमें क्या सिखाया गया कि ये एक फंक्शन है जिसमें इसका डोमेन है 1 2 3 और रेंज है ए बी, राइट टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। तो फंक्शन कैसे बनता है, हमें इधर वाले 1 को उधर के किसी भी इनसे कनेक्ट करना है। तो 1 को कनेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 2 वेज, एंड हमने इस 2 को भी कनेक्ट करना है, उसके भी 2 वेज हैं, ए और बी किसी से भी कनेक्ट कर दो, किसी भी एक से कनेक्ट करो, जो ए है उसको जितने मर्जी से कनेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इसको 1 मैनी नहीं होना चाहिए, 1 का कनेक्शन एक के साथ ही होना चाहिए। तो यहाँ ए से यहाँ बी से 2 वेज, ऐसे इसके भी 2 वेज और इसके भी 2 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल फंक्शंस बने दैट इज इन दिस केस 8। इस पर अभी और बहुत कहानी आएगी, पर पहले क्लैरिटी रखते हैं। जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करने लगे वो एक एक सेकंड में सॉल्व होने चाहिए, देखते ही ग्राफ पे डायरेक्टली ग्राफ आ रहा है और बहुत ईजी है, फटाफट सॉल्व करो। अब देखो देखते ही दिखना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। तो हमें क्लैरिटी है कि जो ये है इसमें x की एक वैल्यू के लिए y के एक से ज़्यादा आंसर्स आ रहे हैं। देखो y का ये आंसर भी आ रहा है और y के ये आंसर्स भी आ रहे हैं। फॉर दिस वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग मेनी वैल्यूज ऑफ y, सो दिस इज अ वन मेनी रिलेशन, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। इस केस में किसी भी x की वैल्यू को ले लो, y का आंसर एक ही आ रहा है, पर किसी एक y की वैल्यू के लिए x के एक से ज़्यादा आंसर्स आ रहे हैं। मतलब अगर मैं y को ये वैल्यू लेता हूँ तो इस x के लिए जाने पे भी और इस x के लिए जाने पे भी y का सेम आंसर आ रहा है। मतलब 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x आर गिविंग सेम वैल्यू ऑफ y, which represents what? That is a many one situation, many one relation, and many one relation is a function. So this one is a function, but this is a many one function. इसी बात को एग्जैक्टली ऐसे ही अप्लाई करता, अब इसी बात को फिर से अप्लाई करता। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन सोचो, बहुत ईजी है, 2 सेकंड में होना चाहिए, ये भी देखते ही पता होना चाहिए। देखो इस केस में जो ये ग्राफ बना ये हमेशा ऐसे बढ़ता हुआ ग्राफ बना, तो जब ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ होता है तो किसी भी x की वैल्यू के लिए y का एक ही आंसर आएगा। ये x लिया तो y का ये आंसर आया, ये x लिया तो y का ये आंसर आया। सो दिस इज अ वन वन फंक्शन। इन दिस ग्राफ दिस इज अ मेनी वन फंक्शन, देखते ही दिखना चाहिए। ये मान लो y लिया तो ऐसे कई x आ रहे हैं जो कि यही वैल्यू देंगे y की। बिल्कुल ऐसे बोल पाना देख पाना आना चाहिए, पर यह भी याद रखना कि हर फंक्शन जो हमेशा कोई बोले, अब ये कोई लाइन दे कि अ फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, सुनना ये लाइन ध्यान से। किसी ने बोला कि अ फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इज इट नेसेसरली 1 1? इस बात का जवाब सोचो। अ फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इज इट नेसेसरली 1 1? तो जो बच्चा इसका गलत आंसर देता वो कहता यस, जो बच्चा सही आंसर देता वो कहता कि नो। क्यों? tan x का जो ग्राफ है वो हमने देखा था कि इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। देखो इसका ग्राफ बनाया हमने जब tan x का, तो ये हमेशा बढ़ता जाता है, पर ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, हमें पता है ये 1 1 नहीं है। ये वाली y की वैल्यू कितने सारे x के लिए आ जाती होती है, इस x को लो, इस x को लो, सेम आंसर आता होता है। तो इसलिए ऑलवेज इंक्रीजिंग होना या कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग होना भी गारंटी नहीं करता कि वो 1 1 नहीं होगा, वो भी डिपेंड करता है। सोचो ये मैं एक फंक्शन का ग्राफ बना के दिखाऊं, कोई ये जो फंक्शन है मान लो 0, ये 1, ये 2, तो 0 से 2 के बीच में ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, पर विजिबल है कि ये 1 1 है। तो इसलिए कोई फिक्स्ड इंप्रेशन नहीं बना के चलना। यहाँ पे एक्चुअली इन सिचुएशंस में नोटिस करो कि गड़बड़ क्या हो रही है कि इनके ग्राफ टूट रहे हैं, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये पूरा चैप्टर ही है कल को, मतलब कमिंग डेज में, तो उसकी भी जड़ में और जाएंगे, पर अभी हमें पहले इनको विजुलाइज करना, देखना शुरू करना है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब ये नेक्स्ट करो। इजी था, हमें कहा कि ए बी सी है और इधर वैल्यूज है -2 -1 0 1 2। तो हमें फंक्शंस बनाने थे 1 1 फंक्शंस। 1 1 फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि इधर वाला ए कहीं भी एक के साथ कनेक्टेड हो, ऐसे बी किसी एक के साथ कनेक्टेड हो, सी किसी एक के साथ कनेक्टेड हो। होता क्या है कि एक बच्चा ये बात ना पकड़ नहीं पाता कि ये क्वेश्चन 100% परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, इसका फंक्शन से कोई लिंक नहीं, एक्सेप्ट ये कि हमें इस बात की समझ फंक्शंस चैप्टर में आई। तो रिकॉल करो कि हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सिखाया गया है कि हमने कहानी बनानी है। क्या बनाना है कहानी में? हमने ये काम करना है। क्या करना है? इस ए को किसी के साथ जाके जोड़ना है। तो क्या इस क्वेश्चन को ऐसे विजुअलाइज करते हैं कि इन अ वे सोचो कि ये 3 लोग हैं, ABC are 3 different persons and these are simply chairs on which number -2 -1 0 1 2 are written. So we just have to make these 3 persons sit over any of the 3 chairs. तो
इस ए को कहीं भी बिठा दो, कितनी सीटें हैं 5, यहाँ पे कितनी सीट्स थी 5, तो ए को बिठाने के हो गए 5 तरीके, फिर बी के लिए हो गए 4, फिर सी के लिए हो गए 3। तो नंबर वेज वॉज 5 × 4 × 3। इसी को बोलने का एक तरीका ये था कि 5 में से 3 सीट्स ले लो, उनमें उनको अरेंज कर दो, एक ही बात है। और इसी को बोलने का तरीका था 5p3। तो ये किसी भी तरीके से आए, हमें इनमें कंफ्यूज नहीं होना होता। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं, तो इसका आंसर कितना बन गया 20 × 3 60। यही क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ऐसे दे देना तो बच्चे घबरा जाते हैं। कोई बोले कि देर आर n एलिमेंट्स इन द डोमेन, यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं और दे आर p एलिमेंट्स इन द रेंज कोडोमेन वेयर p इज ग्रेटर देन n। किसी ने मेरे p इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, n यहाँ पे डोमेन में है और p एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में। ये देके हमें कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। तो बच्चे घबरा जाते हैं, वो अब नहीं बोल पाते, ऐसे नहीं बोल पाते कि हमने ये इन n लोगों को वहाँ पे इन p में से कोई भी n सीट्स को सिलेक्ट करके वहाँ पे अरेंज करना है। तो p सीट्स में से अगर हमने n चेयर्स सिलेक्ट करनी है और उनमें इन n बंदों को अरेंज करना है, तो उसका नंबर डायरेक्टली कितने हो जाता है p n। सिंपली जो हमने अभी अभी करा, एग्जैक्टली ये करा। पर जब यही क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लिया। तो उस तरह का फियर नहीं आना चाहिए कि कुछ अलग होता है, कुछ नहीं होता। राइट बात हमें समझ में आए, फिर वो जो मर्जी क्वेश्चन हमारे सामने दें, हमें उसको बोल पाने की समझ होनी चाहिए। अब नेक्स्ट करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, केवल इसलिए था कि हमारे माइंड में ये थॉट क्लियर हो जाए। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एक्स। तो डायरेक्टली ये कितना हो गया 1, ये 2, ये लास्ट में 100। तो 1 से लेके 100 तक का सम था, वो हो गया 100 × 101/2, दैट इज 5050। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर हमें हमारे माइंड में ये पिक्चर क्लियरली बनी होनी चाहिए। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एक्स। अब नेक्स्ट करो। ये क्वेश्चन भी बहुत काम का है और IIT में आया था और इंटरेस्टिंग है। पहले तो हमें कहा गया कि शो दैट एफ एक्स इज इन्वर्टेबल। तो इन्वर्टेबल वाला पार्ट सिंपल है, वो कर लेते हैं। चलो पहले हम इसका डोमेन क्या गिवन है, सिंपली -1 से इन्फिनिटी से -1 से इन्फिनिटी, इसका को डोमेन और रेंज वो गिवन है। तो इसमें ये को डोमेन जो इसका बनेगा, ठीक लिखा हुआ है। तो अब हमने शो करना है कि इन्वर्टेबल है, वो वाला पार्ट सिंपल था। देखो 2 हिस्से हैं, अगर तो ऑब्जेक्टिव में आता तो हमें इसका ग्राफ आता था, तो हम लोग इसमें फिर इतना कुछ भी ना करते। ऑब्जेक्टिव में क्लियरिटी थी कि ये x² + 2x है। वहाँ पे IIT में ऑब्जेक्टिव में आया क्वेश्चन है, ये एफ एक्स फंक्शन था x² + 2x। तो हम लोग f of x1 को f of x2 के साथ इक्वेट करोगे, x1 = x2 आ जाएगा, कोई और कंडीशन नहीं बनेगी। पर अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो हमें इसका ग्राफ आता है। ये क्या बना, पैराबोला, जिसका वर्टेक्स कहाँ पे आया, -1 के ऊपर, और ये -2 और 0 पे कट करता, ये रहा -1 पे इसका आंसर निकालो, वो भी -1 आ रहा है। तो हमें दिखता है कि -1 के आगे ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, -1 के आगे ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है और कॉन्टिन्यूस है, तो ये 1 1 है, हमें ये पता है। अगर स्कूल के एग्जाम में या बोर्ड्स में शो करने को आ जाए तो हम वहाँ पे ऐसे नहीं शो करेंगे, वहाँ केसेस दिखाएंगे f of x1 = f of x2 करके, जैसे हम पहले करके आए हैं। फिर इसकी रेंज निकाली, वो भी -1 से इन्फिनिटी आ रही है, वही इसका कोडोमेन है। तो 1 1 on 2 हमने कर दिया शो। अब इसके बाद जो क्वेश्चन शुरू है वो यहाँ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि फाइंड f इनवर्स x, f इनवर्स x नहीं निकालना। उन्होंने कहा कि फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स x। ये था एक्चुअली इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग पार्ट। उन्होंने कहा कि x की वो वैल्यूज निकालो जब एफ एक्स बराबर हो जाए एफ इनवर्स x के। तो अब हम क्या करें इसमें, हम लोग देखो, अब याद रखना, अच्छे क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं होता कि वो लंबे हों। जैसे हम लोगों ने कभी 10th में काम करा होता है, 9th में करा होता है, और हमारे दिमाग में ये मिसकंसेप्शन बैठ जाता है कि क्वेश्चन अगर अच्छा है मतलब वो ज़्यादा पेज लेगा। वो ज़्यादा पेज नहीं लेगा, वो ज़्यादा दिमाग लगवाएगा। कि दिमाग लगवाने का मतलब कि हमें ये समझ में आए कि हमने पेज नहीं भरने, हमने सोचना है कि पेज ना भरें, ऐसा क्या सोचें, क्या सोचें ऐसा। तो इस क्वेश्चन में जो बच्चा मेरी समझ में गलती करता, वो गलत ये करता कि वो एफ इनवर्स एक्स फाइंड करता। देखो मैंने फाइंड नहीं कर रहा, पर विदाउट इवन फाइंडिंग एफ इनवर्स एक्स, वी ऑल नो कि इट वुड बी अ कॉम्प्लिकेटेड टर्म, अजीब से बनेगी, इन दोनों को सॉल्व करके मेरे से होगा ही नहीं, तो क्या दिमाग लगाऊं। तो मुझे सोचना है कि एग्जामिनर ने क्या दिमाग लगाया। मुझे याद आता है
कि ये करवाया गया है हम सबको कि अगर कभी fx का ग्राफ अगर ये हो तो हम लोग अगर y इक्वल टू एक्स लाइन अगर बना दें तो f इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है, सिंपली इसकी मिरर इमेज होता है। तो किस लाइन में, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन में। तो fx और f इनवर्स x मतलब एक पर्सन और उसकी मिरर इमेज कभी अगर मीट कर रहे हैं, तो अब सोचो कि अगर आप लोग अपनी मिरर इमेज को टच करने की करो, तो मिरर इमेज को अगर टच करोगे तो ये तो करोगे नहीं कि अपनी इमेज को मिरर के बाहर खींच लोगे या खुद मिरर के अंदर चले जाओगे। तो अपनी मिरर इमेज को टच कर सकने का एक ही तरीका है कि मिरर को टच करो। तो द ओनली प्लेस वेयर द पर्सन एंड इट्स इमेज कैन एक्चुअली मीट इज एट द मिरर इटसेल्फ। वही थी इसमें करने वाली राइट कहानी। तो हमें ये क्लैरिटी है कि जब fx बराबर है f इनवर्स x के, तो वो तभी बराबर होगा जब वो इस लाइन के ऊपर मिलेंगे। तो अब ये लाइन कौन सी लाइन है, y इक्वल टू x। तो मुझे समझ में आता है कि जिस किसी भी x के लिए fx बराबर होगा f इनवर्स x के, उसी x के लिए fx बराबर होगा x के भी। y इक्वल टू x के साथ भी तो मीट कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग fx इज इक्वल टू x, जो हमें करना चाहिए था वो ये था कि fx इज इक्वल टू x को सॉल्व करना था। fx इज इक्वल टू f इनवर्स x हमें ये बताने का जरिया था कि इसको सॉल्व मत करो, इसको सॉल्व करो। ये भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि वो हमें एक तरफ fx और एक तरफ f इनवर्स x बना के दे दें। यहाँ उन्होंने बना के नहीं दिया, पर वो बना के भी दे दें। अगर बना के भी दे दें तो भी हमने समझ जाना है कि इनको थोड़ी सॉल्व करेंगे। हमेशा कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचाना ये हमारा काम है। fx इज इक्वल टू x को सॉल्व करते हैं। तो fx क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और x तो x ही है, तो सिंपली इस x को इधर ले आओ। तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 1। ये बन गई क्या इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अच्छा वो तो 1 कैंसिल ही हो गया एक्चुअली। एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0 हो गया। वहाँ से x क्या आ गया, 0 और -1। ये बने अपने पॉसिबल आंसर्स, -1 और 0। तो -1 पे उन्होंने ओपन ब्रैकेट दिया नहीं, तो इसलिए हमारे दोनों आंसर्स बने -1 और 0। तो इस केस में जो हमारे जो पॉसिबल आंसर्स बने वो बने -1 और 0, मतलब -1 और 0 के ऊपर fx और f इनवर्स x दोनों इक्वल होंगे। तो x की वैल्यूज़ ये बनी फाइनली। पर बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन था क्योंकि 100% कंसेप्चुअल था, और किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था, जो कि हम जानते थे। अब नेक्स्ट करो। एक लाइन का कंसेप्ट था जिस रीज़न से ये क्वेश्चन दिया था, और वो ये कि हमें क्लियरिटी है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, वो क्या बनता है, मॉड एक्स। तो जो गिवन फंक्शन था दैट वाज एक्स प्लस मॉड एक्स। तो अगर एक्स पॉजिटिव है तब तो ये बन गया 2x, और अगर एक्स नेगेटिव है तो ये x माइनस एक्स आ गया 0। ये था ये फंक्शन 2x या फिर 0। अब हमें कहा कि ये क्या है, बाइजेक्टिव है, सरजेक्टिव है, वॉटेवर। तो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हमें क्लियरिटी है कि अगर मैं इस fx का ग्राफ बनाऊं तो ये 0 है जब x नेगेटिव है, ये 0 है फंक्शन जब x नेगेटिव है, और जैसे x पॉजिटिव हो जाता है ये 2x हो जाता है। तो ये जो फंक्शन बना इसकी रेंज कितनी बनी, 0 से इन्फिनिटी। इसकी रेंज कितनी बनी, 0 से इन्फिनिटी। कोडोमेन कितना है, ऑल रियल। तो ये ऑन टू तो नहीं है, ये इन टू है, तो इसलिए सब्जेक्टिव वाली कहानी तो फिनिश हो गई। साथ साथ ही हमें विजिबल है कि ये 1 भी नहीं है। x की कोई भी दो अलग अलग नेगेटिव वैल्यूज़ लो, दोनों पे फंक्शन का आंसर कितना आ रहा है, सेम 0, तो ये 1 भी नहीं है। f ऑफ a f ऑफ b, किसी भी a और b नेगेटिव के लिए सेम आंसर दे रहा है। आगे क्या करता है उससे हमें कोई टेंशन नहीं, ये कैसा हो गया, मैनी 1। तो दिस वॉज नाइदर 1 नॉर ऑन टू, तो ना इंजेक्टिव ना सब्जेक्टिव ना बाइजेक्टिव, ये बना नन ऑफ दीज। और बहुत सिंपल था, इसमें सारी मिस्टेक की जड़ यहाँ होती, बच्चा यहाँ गलती करता है। तो आई होप कि नहीं करी होगी, ईजी सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट करो। देखो ये भी सिंपल सा जस्ट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन था। हमें fx के डिफाइंड है -x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। वो हमें पता है कि क्या बनता है, पैराबोला पर डाउनवर्ड पैराबोला, जिसका वर्टेक्स कहाँ पे आता है, -b/2a के ऊपर। तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे आ गया, -6/-2, 3 के ऊपर इसका वर्टेक्स बना। और अब हमने x की यहाँ पे 3x को 3 डाला तो इसकी वैल्यू निकाली। 3 डाले जाने पे इसका आंसर कितना आ रहा है, -9। ये आ रहा है 6 3 18, 18 - 9 इज 9, 9 - 8 इज 1। तो x को 3 डाले जाने पे जो आंसर आ रहा है दैट इज 1। तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला बना जिसका वर्टेक्स 3, 1 पे है।
मतलब उसकी हाइट 1 है, उसके बाद हाइट उसकी कम होती जा रही है। अब हम लोग गए यहाँ पे, इस फंक्शन के बाइजेक्टिव होने के लिए इसको 1 1 होना चाहिए और इसको 1 2 होना चाहिए। हमने इंटरवल देखा -∞ से 3, तो -∞ से 3 ये 1 1 है, -3 से इन्फिनिटी ये 1 1 नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। -∞ से 3 ये भी सही ऑप्शन है, ये भी हो सकता है, 3 से इन्फिनिटी ये भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डोमेन पार्ट। अब हम लोग ऑन टू वाले चेक करने पे आए। इसकी रेंज कितनी गिवन है? -∞ से 1। जब x वैरी करेगा -∞ से 3, देखो जब x वैरी करेगा -∞ से 3, -∞ से लेके जब x 3 तक जाएगा, तो जो रेंज बनेगी इस फंक्शन की वो कैसी बनेगी? -∞ से मैक्सिमम 1, वही यहाँ बोल रहा है। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन तो करेक्ट है। डिस्कशन के लिए बी और सी को देख लेते हैं। ये तो रिजेक्ट हो गया। ये है -∞ से 3 और इसका कोडोमेन कितना है? 1 से इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज तो है ही नहीं, रेंज इसकी क्या है? -∞ से 1। कोडोमेन को भी सेम होना चाहिए, तो ये गलत है। ऐसे नेक्स्ट वाले में भी 1 से इन्फिनिटी, इसलिए वो भी गलत है। तो जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज ए। इसको नोटिस करो कि इस पूरी कहानी को जो हमने सुना उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कैसे करा। कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट समझ में आ गया, ये कहीं भी आए एग्जाम में हमसे होना चाहिए। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इसमें क्या कहा गया, हमें किसी ने फंक्शन fn दिया कि n-1/2 है जब n ऑड है और -n/2 है जब n इवन है। हमें बोला क्या कि चेक करो कि fn फंक्शन 1 1 है कि नहीं। तो हमने क्या करना है, क्लियरली देखना है कि इसका जो डोमेन है, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? नेचुरल नंबर से इंटीजर्स। तो अब जब n ऑड है तो सिंपली f ऑफ n1 f ऑफ n2 के साथ इक्वेट करो, या वैसे ही नोटिस करो n को हमने 1 3 5 डालना शुरू करा तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आने शुरू हो गए। n को 1 डाला तो 0 आ गया, n को 3 डाला तो 1 आ गया, एंड सो ऑन। देखो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। फिर जब n को इवन डालना शुरू करा 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ गए। तो जो इसकी रेंज बनी उसमें सारे इंटीजर्स आ गए, और ये हमें दिख रहा है कि 1 1 बना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसलिए इसको प्रूव नहीं करेंगे, केवल इसको जज ही करना था। तो ये 1 1 भी बना और ये ऑन टू भी बना। तो कौन सा ऑप्शन ये बात बोल रहा है? डी इसका आंसर था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हो वो कभी बहुत साल पहले रुड़की के एग्जाम में आया हुआ है, और बहुत साल पहले ही एक्चुअली आईआईटी में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के डिफरेंट साउंड करेगा, पर बहुत टाइम लगाना, भागने की ना करना, फटाफट सॉल्यूशन पे आने की ना करना। चाहे 15 मिनट लगा देना उस क्वेश्चन पे, और अगर तेज़ हो गया तो ऑब्वियसली तब 15 मिनट ना लगाना, पर अपने आप करो, भागना मत, सॉल्यूशन पे जाने की ना करना, अपने आप करो। ये नेक्स्ट करो अटेम्प्ट। देखो अब ये क्वेश्चन करके हमारा दिमाग चला, और यही चाहिए। अगर अभी भी सॉल्यूशन नहीं बनाया तो अभी भी अपने आप बनाओ, बिल्कुल मतलब भागने की ना करना। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि किसी ने हमें दिया कि लेट एफ एक्स बी एन इंजेक्टिव मैप। सिंपली एक इंजेक्टिव मतलब 1 1 फंक्शन है, सच दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एंड द रिमेनिंग आर फॉल्स। मतलब इन 3 बातों में से एक बात सच है और 2 बातें झूठ हैं। तो हमें ये देख के कहा गया कि f इनवर्स 1 बता दो। तो अभी हमें डायरेक्टली पता नहीं क्या बनेगा। जो हमें तीन बातें गिवन है वो ये हैं, fx 1 है, fy नॉट इक्वल टू 1 है, fz नॉट इक्वल टू 2 है। तो अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, तो हमें करना क्या चाहिए था? हमें करना ये चाहिए था, और बहुत साल पहले ये आया हुआ है, रुड़की के एग्जाम में भी आया है, आईआईटी में भी एज इट इज़ आया हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या चाहिए था कि बारी बारी लेते हैं। मेरे मन में आया कि मैं कहता हूँ कि ये पहली वाली बात सच है, ये बात ट्रू है, तो ये मतलब बाकी दोनों फॉल्स हैं, ये दोनों बातें फॉल्स हैं। तो अगर fx इज इक्वल टू 1 अगर ट्रू है, fy नॉट इक्वल टू 1 अगर फॉल्स है, तो इसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी? fy इक्वल टू 1। तो fx इक्वल टू 1 साथ में fy नॉट इक्वल टू 1 फॉल्स है, मतलब fy इक्वल टू 1 ट्रू है। तो fx भी 1 fy भी 1 वो तो पॉसिबल नहीं, क्यों? क्योंकि 1 1 फंक्शन है। इस रीज़न से जो मेरी बेसिक हाइपोथेसिस थी जो मैंने बनाई कि ये सच है और बाकी दोनों झूठ हैं, वो फेल हो गई। चलो अब इसका मतलब ये सच नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि पहले ये लाइन सच हो बाकी दोनों झूठ हो। अब मैंने माना कि चलो ये सच है, fy नॉट इक्वल टू 1 इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ये दोनों फॉल्स हैं। तो fy नॉट इक्वल टू 1 इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो fy नॉट इक्वल टू 1 ट्रू है, fx इक्वल टू 1 फॉल्स है, मतलब fx इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1, fz नॉट इक्वल टू 2 फॉल्स है। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या हो गई कि fz इज इक्वल टू 2। तो fz आ गया 2, fx और
वाई दोनों इक्वल टू 1 नहीं है, तो फिर ये एफ जेड तो हो गया 2 से कनेक्ट, तो एफ एक्स और एफ वाई दोनों किससे कनेक्ट होने की करेंगे? 3 से। वो पॉसिबल नहीं, क्यों? फिर फंक्शन कैसा हो जाएगा? मेनी वन। तो इसलिए ये सेकंड वाला हाइपोथेसिस भी फेल हो गया कि ये भी नहीं हो सकता कि ये सच हो जाए और बाकी दोनों झूठ आ जाएं, क्योंकि जब हम लोग ये बना रहे थे तो जो फंक्शन रिजल्टिंग बना वो उस केस में भी मेनी वन बन रहा है। देखो जैसे ही हमने इसको सच माना, इन दोनों को झूठ माना, तो एफ वाई और एफ एक्स अगर दोनों वन नहीं होंगे, एफ जेड तो अपने घर खुश है, वो तो 2 हो गया, तो एफ एक्स और एफ वाई दोनों क्या कहेंगे कि वो हम दोनों को 3 बना दो, तो फंक्शन कैसा हो गया? मेनी वन, तो इंजेक्टिव नहीं बनेगा। इसलिए सेकेंड वाली हाइपोथेसिस भी फेल हो गई। अब इसको लेते हैं, एफ जेड इज नॉट इक्वल टू 2, ये ट्रू स्टेटमेंट है, एफ जेड इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, ये दोनों फॉल्स हैं, तो इसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या हो गई कि एफ वाई इज इक्वल टू 1, और इसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या हो गई कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखते हैं क्या होते हैं। एफ वाई तो 1 हो गया, एफ एक्स कहता है कि मैं 1 नहीं होगा, हमने कहा ना हो 1, एफ जेड कहता है कि मैं 2 नहीं होगा, तो अगर एफ जेड 2 नहीं होगा और 1 तो एफ वाई हो चुका है, तो एफ जेड क्या होगा? 3, और एफ एक्स 1 नहीं है, तो एफ एक्स के पास क्या बचा अकेला होने के लिए? एफ वाई 1, एफ जेड 3 होगा, तो एफ एक्स को क्या होना पड़ेगा? 2। तो जो एक्चुअली राइट फंक्शन बना वो क्या हमें विजिबल है कि वो ये बना, एफ एक्स 2 हो जाए, एफ वाई 1 हो जाए और एफ जेड 3 हो जाए। तो एफ इनवर्स ऑफ 1 कितना होता? एफ ऑफ वाई कितना है? 1, तो एफ इनवर्स ऑफ वाई 1 कितना हो जाता? वाई। उसका जो करेक्ट ऑप्शन वॉज बी। पर पूरी तरह कंसेप्चुअल था ये क्वेश्चन, और पूरी तरह पजल थी, और एग्जाम में आया हुआ है, हमारे सामने है। अब नेक्स्ट करो। अब देखो ये अब हम जानते थे सॉल्व करना, हमें एफ एक्स गिवन था, और ये बहुत साल पहले आईआईटी में आया हुआ है, पर हम लोगों के लिए बहुत ईजी था। हमें कहा गया कि फाइंड एफ इनवर्स एक्स, तो क्या करना था एफ इनवर्स निकालने के लिए? वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स है, एलसीएम लेके हमने एक्स बनाया इन टर्म्स ऑफ वाई, एलसीएम लोगे तो ये एक्स स्क्वायर एक्स वाई बन जाएगा, उसको इधर ही ले आओ, तो सिंपली एक्स इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बन गई एक्स में क्वाड्रेटिक। वहाँ से हमने एक सॉल्व करा, वो आ गया माइनस बी, दैट इज माइनस ऑफ माइनस वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो अब x का नाम y रखा, y का नाम x रखा, पर यहाँ पे अब 2 केसेस बने, एक y प्लस वाला और एक y माइनस वाला। अब हमें जाके क्या देखना होता है? इसको देखना होता है यहाँ से, डोमेन से, x को इससे कंपेयर करते होते हैं। तो हमें क्लैरिटी है कि x अब की बार कैसा है? x है, देखो y को अगर 2 लेते हो तो ये 2/2 कितना बना? 1, तो ये 1 से बड़ा आंसर चाहिए हमें। तो यहाँ पे इसका डोमेन भी क्या है? 1 से इन्फिनिटी। अगर वो माइनस इन्फिनिटी से 1 होता तो हम यहाँ पे माइनस वाला केस लेते, इस केस में हमने प्लस वाला केस लिया। और ये बड़ी काम की बात है, ये सारे क्वेश्चंस केवल इसीलिए बने हैं, तो इसलिए इस पर गलती नहीं करनी, अब बिल्कुल बेकार है। अपना केस क्या बना? x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4/2, इसका ऑप्शन बना ए, और बहुत ही सिंपल था और ईजिली होने वाला था। अब नेक्स्ट करो। पता है क्लास में एक्चुअली सीखना क्या है? थ्योरी सबको आती है, देखो इतने बच्चे एग्ज़ाम देंगे, थ्योरी सबको आती होती है। जो बच्चे अब सोचो 10th के टॉपर्स हैं, चाहे वो नॉन मेडिकल में हो, चाहे उन्होंने कॉमर्स के साथ मैथ्स रखी हो, चाहे आर्ट्स के साथ मैथ्स रखी हो, तो जो टॉपर्स हैं, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे चल रहे होते हैं, उनको थ्योरी पता होती है। पर सारी जो गेम है वो समझना कि वो थ्योरी के अलावा है। थ्योरी पता होना सबसे फर्स्ट स्टेप है। किसी ने सोचो हमें केवल ABCD सिखा दी, तो A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट्स के पता होने पे हम ऐसे राइटिंग शुरू नहीं कर देते। तो जो हमारा काम है वो है एक्चुअली राइट तरीके से क्वेश्चंस को समझ पाना कि एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन बनाया, क्या दिमाग लगाया। अब जैसे ये क्वेश्चन भी उसी बात का एग्जाम्पल था, हमें किसी ने FX दिया और बहुत ईजी है, ये भी वैसे IIT में आया हुआ है, पर इट रियली डजंट मैटर्स। तो जो बच्चे ऑब्जेक्टिव एग्जाम पे कल को फोकस्ड हैं, उनको क्लैरिटी में क्वेश्चन करने चाहिए। अब देखो पहली टेम्पटेशन मेरे मन में आती कि मैं f ऑफ fx बनाऊं और उसको x के साथ कंपेयर कर दूं और देखूं अल्फ़ा को क्या लूं। पर मेरे मन में एक थॉट आया कि अगर f ऑफ fx अगर x वापस आ रहा है, तो मुझे याद आया कि मुझे तो सिखाया गया है कि f ऑफ gx और g ऑफ fx x कब होता है? जब fx का इन्वर्स gx होता है। तो f ऑफ fx अगर x वापस आ रहा है तो क्लियरली टेम्पटेशन आती है कि इसका मतलब f इन्वर्स x जो होगा वो भी fx ही होगा, जो f इन्वर्स x होगा वो भी fx होगा। तो मेरे मन में सिंपल सा थॉट आया कि fx को निकालो, fx तो पता ही है, उसके साथ साथ f इन्वर्स x निकाल लो। तो f इन्वर्स x मैंने निकाला, f इन्वर्स x क्या बना? y इन टर्म्स ऑफ x था,
y इन टर्म्स ऑफ x था। हमने अब देखो ये क्वेश्चन वैसा नहीं था जैसा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले करा कि फाइंड x व्हेन x f(x) इज इक्वल टू f इनवर्स x। यहाँ आपकी बार हमेशा f(x) इज इक्वल टू f इनवर्स x है, हमेशा f(x) इज इक्वल टू f इनवर्स x है। तो इसलिए ये सेम नहीं है, उससे कंफ्यूज मत होना। हमने यहाँ पे इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकाला, x आ गया, y इन टर्म्स ऑफ x था, x निकाला इन टर्म्स ऑफ y, तो f इनवर्स x बन गया x अपॉन अल्फा माइनस x। अब fx और f इनवर्स x को सेम आना चाहिए फॉर एवरी x। तो अब यहाँ पे अल्फा को क्या डालें जिससे कि ये टर्म और ये टर्म सेम बन जाए। तो अब मैं सॉल्व क्या करूँ, अल्फा मेरे सामने गिवन है, डायरेक्टली डाल के देखो। तो अल्फा की वैल्यू अगर 1 डालो तो ये x अपॉन x प्लस 1 बना, ये x अपॉन 1 माइनस x बना। लेकिन अल्फा की वैल्यू अगर -1 डालो तो ये बना माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ये बना x अपॉन -1 माइनस एक्स, विच इज़ माइनस कॉमन लेके x अपॉन एक्स प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में मुझे सॉल्व करने की नीड ही नहीं पड़ी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते थे, पर नीड नहीं पड़ी। डायरेक्टली अल्फा कितना आ गया -1, केवल यहाँ पे वैल्यू हुई फिल करके। कोई बच्चा इसको अगर मान लो आगे सॉल्व करता तो वो क्या करता, क्रॉस मल्टीप्लाई करता, उसको मिल जाता अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये बराबर आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के। अब वो कोफिशिएंट्स कंपेयर करता, कोफिशिएंट जब कंपेयर करता तो एक्स स्क्वायर को इसके साथ कंपेयर करो, इस लाइन और इस लाइन को हमेशा सेम होना चाहिए, तब भी माइनस अल्फा बराबर आ जाता 1 के और अल्फा आ जाता -1 के। तो आंसर तब भी सेम बनता, पर हमें इसके आगे सॉल्व करने की नीड नहीं थी। अब नेक्स्ट करो। अब देखो बोला क्या कि नंबर ऑफ सर्जेक्शंस बता दो फ्रॉम ए टू बी। सर्जेक्शन का मतलब क्या है, ऑन टू फंक्शन। तो हमने ऑन टू फंक्शन क्रिएट करना था। बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन पूरी तरह परमुटेशन कॉम्बिनेशन का था और काम का था। बहुत साल पहले ये भी कभी किसी तरीके से आईआईटी में आया हुआ है। देखो जो क्वेश्चंस वो एग्ज़ाम में पूछते हैं इन एनी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, वो बिल्कुल बेसिक, जिसके बेसिक्स 100% क्लैरिटी है, उसके लिए वो क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि उसको वो बोलना एग्जैक्टली आता है। तो वो जो स्किल है वो मेरे करवाने से भी नहीं आएगा। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड बाय ऑल दीज एग्जाम्पल्स कि हाउ एम आई ट्राइंग टू एग्जीक्यूट ऑल दीज क्वेश्चंस, मैं कर कैसे रहा हूँ। तो वो सीख के बिल्कुल अपने आप मन में जब कहानी बनाना शुरू करोगे तो किसी भी नए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो एग्जैक्टली दिस शुड बी द रूट ऑफ लर्निंग। हमें यहाँ पे क्या गिवन था कि यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 ऐसे 10 तक, इस वाले में एलिमेंट्स हैं ए और बी। तो हमने यहाँ पे फंक्शन कैसा बनाना है 1 1, हमने 1 1 नहीं बनाना, ऑन टू फंक्शन बनाना है। वैसे फंक्शंस कितने बनते हैं, 1 को जोड़ने के कितने तरीके थे 2, 2 को जोड़ने के कितने तरीके थे 2, तो हर एक को जोड़ने के 2 2 वेज थे। वैसे टोटल नंबर ऑफ वेज जो आ गए वो 2 × 2 × 2 10 बार, तो आ गया 2 की पावर 10 विच इज़ 1024 वेज बने। अब लेकिन सोचो कि इन 1024 वेज में एक वे कोई ऐसा बनेगा जब ये सारे के सारे इस ए से जुड़े होंगे। कोई इन 102 वेज में 1024 वेज में एक बीच में एक ऐसा वे बनेगा जब ये सारे के सारे इसी से जुड़े होंगे, और एक वे ऐसा बनेगा जब ये सारे के सारे इससे जुड़े होंगे। तो हमें वो 2 वेज तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये सारे के सारे ए से जुड़े होंगे तो उसकी रेंज अकेली ए हो गई, तो फंक्शन की रेंज कम हो गई, कोडोमेन बड़ा हो गया। तो हमें वो 2 केसेस नहीं चाहिए। तो हमारा आंसर बनना चाहिए था 2 की पावर 10 - 2 विच इज़ सिंपली 1022। जो करेक्ट ऑप्शन था इस क्वेश्चन का दैट वाज बी, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हो वो भी बहुत ईजी है, पर उसकी लैंग्वेज को देख के हमने पैनिक नहीं होना। इंटरेस्टिंग है पर डूएबल है, अपने आप करना। अब ये करो। ये क्वेश्चन एक्चुअली ये भी बहुत ईजी था, पर इसकी लैंग्वेज जो लैंग्वेज थी वो स्केरी थी। क्यों स्केरी थी, क्योंकि हमें एफ एक्स गिवन था, एफ इनवर्स एक्स हमने निकालना था। तो अब ये क्वेश्चन क्यों अच्छा था, क्योंकि इसकी लैंग्वेज डराने वाली थी। तो अगर इसकी लैंग्वेज देख के डर गए हो तो एग्जामिनर का जो टास्क है वो पूरा हो गया। हमें क्या करना चाहिए था, जो हमें सिखाया गया उससे नहीं हिलना होता। हमें बोला गया कि एफ एक्स ये है, एफ इनवर्स एक्स निकालो, तो हमें बोलना चाहिए था कि हमें सिखाया गया कि एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालते हैं, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स होता है, एक्स निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई। तो मैं उस लाइन से नहीं हिलता, तो किसी ने नहीं हिलना, एग्जैक्टली ऐसे सोचना था। अब यहाँ पे मॉड एक्स है, वो हमें तंग कर रहा, तो मैंने एक्स को ले लिया पॉजिटिव। तो अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वाई कितना बना -x², मॉड एक्स इज एक्स अपॉन 1 + x²। तो अब एक बात नोटिस करो कि जब x पॉजिटिव है, x² तो वैसे ही पॉजिटिव है, 1 + x² भी पॉजिटिव, तो y नेगेटिव है। y नेगेटिव है, इसका क्या रोल होगा हमें नहीं पता। y इन टर्म्स ऑफ x है, अब हमने x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो y + x² y बराबर आ गया -x² के।
वहाँ से हमने एक्स स्क्वायर निकालना था, तो इस टर्म को इधर ले आए, वो बन गया माइनस वाई अपॉन सिंपली इसको इधर ला के 1 प्लस वाई, तो दिस इज एक्स स्क्वायर। तो वहाँ से x कितना आ गया, x आ गया स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। पर x कैसा था, पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो दो केसेस बने प्लस माइनस वाले, पर मैंने प्लस वाला केस लिया। तो जब x पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव है तो जो x इन टर्म्स ऑफ y बना वो ये बना। अब सेकंड केस बनाते हैं जब x नेगेटिव है। जब x नेगेटिव है तो y बन गया उस केस में मॉड x इज माइनस x, तो बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया सिंपली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो अब जब x निकला, जो इस केस में x निकला वो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ दिस, पर x कैसा था, नेगेटिव, तो इसलिए मुझे अब की बार x को ये लेना चाहिए था, बाहर मुझे माइनस साइन लगाना चाहिए था। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर तो पॉजिटिव होता है। यहाँ से एक्स स्क्वायर के दो आंसर्स बने, हमने अब की बार जो आंसर लेना था वो नेगेटिव वाला था। तो ये सिचुएशन बनी। ये कब है, जब x पॉजिटिव है, और ये कब है, जब x नेगेटिव है। तो जब मैं नाम बदलूंगा तो f इनवर्स x पूरा क्या बनेगा, दिस वुड बी अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। व्हेन ये कौन सा केस था जिसमें y नेगेटिव था, तो ये कौन सा केस है जिसमें x नेगेटिव हो गया। अब नाम बदल दिया इसलिए देखो बिल्कुल ये बनना चाहिए था। अब ये जो x लिखा हुआ है ये एक्चुअली पिछले वाले का y था, और अगले केस में क्या बना, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये बनी सिचुएशन। तो अब मुझे देखना था कि कौन सा ऑप्शन यही बात बोल रहा है, कौन सा ऑप्शन यही बात बोल रहा है, मॉड x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बाहर भी प्लस माइनस चेंज कर रहा है। तो जब x नेगेटिव है तो बाहर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, जब x पॉजिटिव है तो बाहर आ रहा है नेगेटिव। तो हमने अब ऑप्शंस पे गए, कौन सा ऑप्शन ये बात बोल रहा है, एक्चुअली अकेला ये ऑप्शन बोल रहा है। जब x पॉजिटिव है तो सिग्नम x क्या होता है, 1, तो आंसर क्या बना, -1। और जब x पॉजिटिव है तो ये क्या बन गया, x अपॉन 1 माइनस एक्स। जब x नेगेटिव है तो ये क्या बना, ये 1 बन गया, ये आ गया माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और क्या विजिबल है कि यही है ये एक्चुअली जो लिखा हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे सिग्नम x की वैल्यू अगर डाल दो और मॉड x वाली टर्म बना दो तो हमें दिखा कि f इनवर्स x एग्जैक्टली वही बना जो कि एक्चुअली यहाँ पे बी ऑप्शन में बोला गया है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड था, कोई स्किल नहीं था। 99.99% बच्चे इस क्वेश्चन में ये केसेस बनाने से घबरा जाते हैं, वो कहते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व कर पाए तो हमें बेसिक बात समझ में आ गई कि वो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऑब्वियसली न्यू बनाएंगे, पर हमने उस लैंग्वेज की वजह से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि क्या पूछ लिया मेरे से। जो बोला गया है, जो सिखाया गया है, उससे हमने हिलना नहीं है। यही तरीका है, एग्जैक्टली यही तरीका है, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं। स्कूल के लेवल से अब हम लोग आज वाली क्लास की डिस्कशन करके हम लोग एक्चुअली काफ़ी आगे निकल आए हैं। इतनी बातें हमें आनी चाहिए। अगर हम लोग केवल जस्ट अगर उतने काम पे फोकस करें जो कि बिल्कुल बेसिक है, तो वो तो एक्चुअली बहुत ईजिली क्रॉस होगा, पर हमें इतना बेस हमारा बना होना चाहिए फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस में जा पाने से पहले। तो जो आज वाली क्लास में भी करा वो हमारी बेस बिल्डिंग ही है, और याद रखना यही बेस बिल्डिंग एक्चुअली फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करती है। बिल्कुल सोचो पिरामिड है, तो पिरामिड का बेस जितना स्ट्रांग होगा उतना ही हमारे टॉप पे पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो इनमें से हर बात को बोलना सीखो कि कैसे बोला, कैसे क्वेश्चंस को मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ। तो जो असाइनमेंट भी आएगी इसकी, उसमें इन बातों को अप्लाई करना।